Hello student, now we start your next topic, uniformly rotating frame of reference, centrifugal force and Coriolis force के लिए हमें अब नेक्स्ट टॉपिक करना है। तो जैसे कि अभी लास्ट टॉपिक में आपको बता ही दिया था कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है आपके पास, तो वही सेम हम रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए बात करेंगे। अब अपना रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास ये है एस डैश फ्रेम जिसमें हमने एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ये अपने लिए हैं, ठीक है। और एक फ्रेम जिसको हमने नाम दिया, इस फ्रेम को नाम दिया एस फ्रेम का नाम दिया है हमने। इसी तरह से सिमिलरली हम एक अदर फ्रेम ले रहे हैं एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश जिसको हम नाम दे रहे हैं एस डैश का। ओके, तो ये हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। जो ये आपके पास स्टार्टिंग यदि टाइम टी ज़ीरो से करें तो हमारे पास दोनों के सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, बट जैसे ही मूव करते हैं ये टाइम इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है तो उसके साथ साथ आपका जो एस डैश फ्रेम है वो मूव करता है या रोटेट करने स्टार्ट करता है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है, रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है एक्चुअली में, ठीक है। तो उसी के लिए पहले कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास जो सपोज करो ये कोई पॉइंट P है और इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ सेंटर से वो R है आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इस पोजीशन वेक्टर को नाम दिया हमने, R का नाम दिया, और इस P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू यदि बात करें तो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू एस, एंड यदि एस डैश की विद रिस्पेक्ट टू बात की जाए तो एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब यदि आपको कोऑर्डिनेट्स पता हैं एक्स वाई जेड के विद रिस्पेक्ट टू, आपको डिस्टेंसेस पता हैं उस पॉइंट की, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो यूनिट वेक्टर आई जे के लेके। तो वही हमें करना है। तो हम यहाँ से इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं ओ और इसको पॉइंट पी का नाम दे रहे हैं। तो ये जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है ओ पी, उसको हमने नाम दिया आर का, और ओ पी पोजीशन वेक्टर कैसा बन सकता है आपके पास एस फ्रेम में हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ओके, जिसमें एक्स वाई जेड जो आपके पास वो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट पी के, और आई जे के जो हैं वो आपकी यूनिट वेक्टर हैं अलोंग एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये चीज़ तो आपने पहले भी पढ़ी हुई है, ओके, आई थिंक समझ आया होगा सबको। ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं। यही पोजीशन वेक्टर यदि हम बात करते हैं एस डैश फ्रेम में, तो एस डैश फ्रेम में इसे लिख सकते हैं एक्स आई के डैश प्लस एक्स वाई डैश जे डैश प्लस जेड डैश के डैश, ओके। ये सेम ही है कि आपके पास एस डैश के विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। अब हमें पता है कि जो आपका एस डैश है वो रोटेट कर रहा है आपका, दैट मीन्स जो ये डायरेक्शन है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही हैं। एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश वाली जो ये डायरेक्शंस हैं वो चेंज हो रही होंगी ना, कुछ इस तरह से। जब आपका मूव कर रहा है तो कुछ ऐसे इसी तरह से मूव हो रही होंगी आपके पास, ये इस साइड से, ठीक है। तो ये मूव हो रही हैं आपके पास, तो दैट मीन्स जो आपके पास जो आई जे के डायरेक्शंस लेके चले हो आप, आई जे के जो यूनिट वेक्टर लेके चले हो, हम ये लेके चल रहे हैं कि जो उनके मैग्नीट्यूड्स हैं वो आपके पास कैसे हैं, वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हैं, बट उनकी डायरेक्शंस कैसी हो रही हैं, चेंज हो रही हैं डायरेक्शंस। यदि उनकी डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं दैट मीन्स हम उनको रेट ऑफ चेंज में लिख सकते हैं, दैट मीन्स हम उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं डी आई डैश बाय में डी टी, डी जे डैश बाय में डी टी, इस तरह से लिखा जा सकता है वो, ओके। दैट मीन्स हमने ये लिख लिया, और ये जीरो नहीं होगी क्वांटिटी आपकी, नॉन जीरो क्वांटिटी, क्योंकि वो चेंज हो रहे हैं, डायरेक्शन उनकी चेंज हो रही है, ओके। अब यदि हम ये लेके चले कि एस तो आपका कांस्टेंट फ्रेम था, दैट मीन्स उनके जो यूनिट वेक्टर्स थे यदि उनका भी इसी तरह से रेट ऑफ चेंज लिखा जाए तो वो कैसा होगा, बताएगा कोई, समझ आ रहा है ना। तो क्या होगा एक्चुअली में, वो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी हमने वेल डिफाइन की है कि वो एक्स इस डायरेक्शन में है, वाई इस डायरेक्शन में, जेड इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला, ओके, ठीक है। अब इस इक्वेशन को नाम सपोज करो हम यदि 1 दे रहे हैं और इस इक्वेशन को नाम 2 दे रहे हैं, तो दोनों इक्वेशंस को क्या करवा देते हैं, डिफरेंशिएट करवा देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करवाते हैं तो कुछ इसी तरह की इक्वेशन आएंगे आपके पास। ये सपोज करो ये इक्वेशन 3 आ जाती है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास इसको डिफरेंशिएट करवा रहे हैं सिंपल, सेकेंड वाली को डिफरेंशिएट करवा के ये इक्वेशन आ गया आपके पास, लिख सकती हूँ मैं इसको ऐसा, ठीक है ना। लिखा जा सकता है ना कि आपके पास यहाँ से इसकी डिफरेंशिएशन होगी, क्योंकि ये दोनों ही वेरिंग है, आई एक्स डैश भी और आई डैश भी, तो इसका मतलब इनकी भी दोनों की डिफरेंशिएशन होगी अलग अलग। एक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ यू एंड वी की फॉर्म में, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ओके। नाउ हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं अपने। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, नेक्स्ट स्टेप, अब ये चीज़ यदि आप ध्यान से देखो तो इसमें आपके पास कंपोनेंट्स आ रहे हैं एक्स डैश बाय डी टी, वाई डैश बाय डी टी जे कैप एंड जेड डैश बाय के कैप, ये वाले कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो इन सब को मिला के हम लिख सकते हैं डी आर बाय डी टी एस डैश फ्रेम में बात कर सकते हैं। ये चीज़ आई थिंक ये समझ आया होगा सबको,
ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं हम। ओके ठीक है, इतना किया। उसके बाद जो कंपोनेंट्स बचे हैं ये आपके कंपोनेंट्स बचे हैं उसके बाद, ठीक है। ओके, ये चीज़ आ गई आपके पास। तो आपने को ये भी बता दिया r/dt एस डैश में क्या वैल्यू लिखी है हमने। ओके क्लियर है, ठीक है। अब हमें पता है कि dr/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, आपका वेलोसिटी होती है। अब ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एस फ्रेम में हो जाएगी, आपके पास v लिख देते हैं और एस डैश फ्रेम में v डैश का नाम दे देते हैं उसे, ठीक है जी। ये भी दे सकते हैं, ओके ऐसे भी करते हैं, ठीक है। ओके, अब जब लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन आता है वो भी हमने पढ़ा है। क्या आता है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r लिख सकते हैं। यदि हम dr/dt लिख रहे हैं तो उसे ओमेगा क्रॉस r लिख सकते हैं। जो वेक्टर यहाँ होगा वही वेक्टर सेम इधर क्रॉस में लिख देते हैं, ठीक है जी। अब ये भी एक्चुअली में आपके पास यदि ये एक ऑपरेटर की तरह यूज़ करें तो इसे भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। di/dt को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस i डैश, ठीक है। जे वाले को लिख सकते हैं यहाँ से ओमेगा क्रॉस जे डैश, dk/dt को लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस k डैश, ओके जी ठीक है, ये भी लिख दिया, ठीक है। अब जो ये वैल्यूज़ लिखी हैं हम, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे जो ये इक्वेशन थी आपके पास, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में। यदि इस वाली इक्वेशन में यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से ये टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़, यहाँ पे इस वाली में चेंज किया एक्स डैश ओमेगा क्रॉस i डैश, वाई डैश ओमेगा क्रॉस जे डैश, ये वाली चीज़ जस्ट हमने पुट की हैं वैल्यूज़, ठीक है। पुट किया तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं, ओके क्लियर है। अब देखो यहाँ पे सब में ओमेगा ओमेगा चल रहा है क्रॉस में, ठीक है। क्रॉस में ओमेगा को बाहर भी निकाल सकते हैं इन सब में से, तो बाहर निकाल लिया ओमेगा को बाहर और अंदर आपके पास ये टर्म बच जाती है। अब ये है क्या एक्चुअली में, ये तो पोजीशन वेक्टर ही है ना आपका, ठीक है ना। यदि एस डैश के रिस्पेक्ट टू बात करें तो ये पोजीशन वेक्टर ही था। आपको उसको नाम कितना दिया था, आर का ही नाम दिया था हमने उस पोजीशन वेक्टर को, ठीक है जी। उसको पोजीशन वेक्टर का नाम आर दिया था तो इसको आर ही लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो लिख दिया हमने आर। अब ये है कि एक्चुअली में ये लीनियर वेलोसिटी है ना ओमेगा क्रॉस आर आपके पास, और है किसमें, ये रोटेटिंग फ्रेम में आपके पास ये, ठीक है। तो हमने इसको नाम दे दिया वी नोट का, और ये आपके पास वी है, ये वी डैश है, तो ये वैल्यू ये बन गई आपके पास, ओके ठीक है जी, इतनी भी ठीक है। ओके नेक्स्ट यदि बात करते हैं अब जो ये वेलोसिटी आई है आपके पास, एक्चुअली में ये वेलोसिटी जो v है आपके पास, ये क्या है एक्चुअली में, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन इनर्शियल फ्रेम एस फ्रेम में ये वेलोसिटी है। और वो किसके इक्वल आ रही है, वो सम आ रही है दो वेलोसिटीज़ का, एक v डैश और एक v नोट। v डैश जो है आपके पास वो रोटेटिंग फ्रेम की वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन रोटेटिंग फ्रेम की। एस डैश में कितनी वेलोसिटी, और v नोट आपके पास वो लीनियर वेलोसिटी है जो अराइज हुई है ड्यू टू रोटेशन, कि फ्रेम आपका रोटेट कर रहा है ना, उसकी वजह से जो वेलोसिटी अराइज हुई है वो है वी नोट। तो ये जो आपके पास वेलोसिटी है इस फ्रेम में, वो दो वेलोसिटीज़ का सम आ गया आपके पास, एक एस डैश रोटेटिंग फ्रेम इनर्शियल जो वेलोसिटी है इन रोटेटिंग इनर्शियल फ्रेम, और दूसरी लीनियर वेलोसिटी जो अराइज हुई है ड्यू टू रोटेशन, ओके ठीक है जी। अब ये जो चीज़ है आपके पास, यदि मैं इस वाली इक्वेशन को एक बार दोबारा से ध्यान दूँ, ये वाली जो इक्वेशन है आपके पास, ये जो इक्वेशन है इसको मैं यहाँ पे आर लिखूँ तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जा सकता है ना ये इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है वो हमेशा होल्ड करेगी यदि मैं इसे ऑपरेटर की फॉर्म में भी यूज़ करूँ, जैसे यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, इन सब आर को अलग रख दूँ और ये जो इस बची है ये एक ऑपरेटर की तरह एक्ट करेगी। इसी तरह से यदि मैं किसी ऐसे ही किसी वेक्टर पे यदि इस ऑपरेटर को लगाना चाहूँ तो ये ऐसे ही लगेगी सेम। तो हम यहाँ पे इस आर वेक्टर को हटा के वी यदि अप्लाई कर देती हूँ इस ऑपरेटर में तो वो वी के लिए भी अप्लाई हो सकता है, ओके जी ठीक है, कर सकते हैं अप्लाई। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं कि क्या है आपके पास। आपको पता है कि वी की वैल्यू क्या थी, वी की वैल्यू तो ये थी ना आपके पास, यहाँ पे आपने निकाली थी, ठीक है ना। तो वी की वैल्यू वी डैश प्लस वी नोट रख देते हैं, राइट साइड में रखेंगे, सिर्फ लेफ्ट साइड ऐसे ही रखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा वी डैश रखने के बाद जो वैल्यू आ रही है आपके पास यहाँ पे क्या हुई है, डी वी बाई डी टी, ये तो एज इट इज़ है, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज़ रखा। इस वाली में एस डैश वाली वैल्यूज़ रख रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, वी नोट का रख सकते हैं ना, ये वाली टर्म से यहाँ से रख दो वैल्यूज़, यहाँ से बिल्कुल सेम एग्जैक्ट इधर से वी डैश क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। तो ये इक्वेशन में आपने वैल्यूज़ पुट कर दी, ओके। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप देखो यहाँ पे डेरिवेटिव चल रहा है, डी बाई डी टी करना है हमें, तो वी का अलग से होगा, ये टर्म आ गई। अब ओमेगा का एक होगा तो यहाँ आ गई, अब क्रॉस में आर का होगा तो एक ये टर्म आ गई, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अब इसी तरह से यहाँ पे ये ओमेगा वी के साथ जाएगा, ये टर्म आई, ओमेगा इधर वाले के साथ जाएगा तो ये टर्म आ गई, क्लियर है। ये हमने ओपन कर दिया अलग अलग से। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, यदि रीअरेंज आप करोगे इसको कैलकुलेशंस को, आई थिंक इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, रीअरेंजमेंट है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। जब उसे कंबाइन कराओगे तो आपके पास ये इक्वेशन निकल के आएगी यहाँ पे, ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो है कि एक्चुअली में दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
वो क्या होता है आपके पास एक्सेलरेशन। अब ये एस फ्रेम में है तो एक्सेलरेशन एस फ्रेम में आ जाएगी, या एस डैश फ्रेम में है तो एक्सेलरेशन एस डैश फ्रेम में आ जाएगी। 2 टाइम्स ये सारे टर्म्स हमने एज इट इज़ रख दी, ठीक है। ओके जी, ये चीज़ इतना हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, ये बता दिया कि क्या चीज़ है आपके पास। जो यहाँ पे फैक्टर आ रहे हैं आपके पास, ये 2 टाइम्स वाला फैक्टर आ रहा है, एक ये फैक्टर देखो, ये एक्सेलरेशन है आपके पास इन एस फ्रेम, ये एस डैश, लेकिन जो ये एक्सेलरेशन है वो सम आ रही है कुछ और एक्सेलरेशंस का भी, ठीक है ना। मीन्स यहाँ पे कुछ और एक्सेलरेशंस भी आ रही हैं एक्स्ट्रा। तो वो हैं क्या, जो ये 2 टाइम्स आपने जो ऐड किया वो एक्चुअली में आपके पास कोरियोलिस एक्सेलरेशन है यहाँ पे। जो क्यों आती है आपके पास, यह आती है जब पार्टिकल मूव करता है। देखो कोरियोलिस जो ये वर्ड है ना, यदि ये फोर्स के लिए आ रहा है, एक्सेलरेशन के लिए आ रहा है, ये वर्ड यदि यूज़ हो रहा है, ये तभी यूज़ होगा, सपोज करो आप कोई रोटेटिंग फ्रेम ले रहे हो अपना, ठीक है, ये आप रोटेटिंग फ्रेम ले रहे हो तो यहाँ पे ये खुद मूव कर रहा है, ठीक है ना, ओमेगा वेलोसिटी के साथ, और पार्टिकल यहाँ है, सपोज करो आप यहाँ खड़े हो तो आप भी खुद, जैसे फ्रेम तो मूव कर ही रहा है ये तो, ठीक है, आप जो यहाँ खड़े हो ना वो भी खुद भी मूव कर रहा हो इसी फ्रेम पे, रोटेटिंग फ्रेम पे खुद मूव कर रहा है, तब ये कोरियोलिस का वर्ड आता है। एक्सेलरेशन आती है, कोरियोलिस फोर्स आती है, तब आती है ये, ठीक है। और दूसरा आपके पास जो ये है, ये आपके पास क्वांटिटी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल तो आपने पढ़े ही है ना, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल क्या, सेंट्रीपिटल सेंटर के टुवर्ड्स लगेगी और सेंट्रीफ्यूगल जो है वो आपके आउट टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगती है ये चीज़, ये है। अब देखो जो ये है डी ओमेगा बाय डी टी इंटू में आर, क्रॉस में जो आर है, ये जो है आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की वजह, जो ओमेगा चेंज हो रहा होगा उसकी वजह से ये एक्सेलरेशन आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब यदि हम ये लेके चले कि ओमेगा आपका कांस्टेंट है, जो आपका फ्रेम था और रोटेट कर रहा था ओमेगा के साथ, यदि ये कांस्टेंट के साथ मूव कर रहा हो, दैट मीन्स उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, वो तो जीरो आ जाएगी, ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। तो ये इक्वेशन हम ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ठीक है। यदि ए डैश को दूसरी साइड लेके जाऊँ इधर, तो ये दूसरे वाली इक्वेशन लिखी जा सकती है उसके साथ। ओके, अब हमें पता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स एक्ट करती है किसी पार्टिकल पे, वो क्या होती है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को, जो ये आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है, इसको यदि मैं पूरी कंप्लीट इक्वेशन को लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी m से मल्टीप्लाई करवा दूँ पार्टिकल के मास से, तो ये इक्वेशन आएगी आपके पास, ठीक है ना। और यदि सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करवा दो तो ये इक्वेशन आएगी आपके पास, ठीक है। अब ये m इंटू ए डैश, ये है कि एक्चुअली में ये फोर्स है जिसको हम एस डैश में बात करेंगे, मतलब एस डैश की फोर्स है ये, एस डैश फ्रेम में जो फोर्स लग रही है उसको मैं लिख सकती हूँ एफ डैश। ये आपके पास एस फ्रेम में लगने वाली फोर्स है, एफ लिख दिया, और ये पूरी फोर्स को मैंने नया नाम दे दिया एफ नोट का। ओके, एफ नोट जो है वो फिक्टिशियस फोर्स है, या जो हमने अभी लास्ट टॉपिक में किया है सिडो फोर्स है, जो एक्ट करती है किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में। और यदि बात करें तो ये कुछ सिडो फोर्स इज़ नथिंग, ये कुछ नहीं है एक्चुअली में, ये हमारी जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उन्हीं को बोला जाता है। वो अभी एक्सप्रेशन में हमें पता भी चल जाएगा क्या है सिडो फोर्स। तो ये क्या है एक्चुअली में, एफ नोट को यदि मैं यहाँ पे रिलेट करवाऊँ तो ये टर्म है, लिख सकती हूँ ना इसको इस तरह से। यदि ओमेगा कांस्टेंट है तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, ये 2 टर्म्स बची आपके पास। अब ये हैं क्या एक्चुअली में, आपने अभी बात की थी कि ये वाली जो टर्म है आपकी, ये क्या है, कोरियोलिस फोर्स है आपकी। तो ये कोरियोलिस फोर्स है, क्योंकि एम से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपके पास क्या ऐसी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। दैट मीन्स जो आपके पास सिडो फोर्स है वो क्या है, कम्बिनेशन है 2 का, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे ना ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब आपके पास जो सिडो फोर्स है दैट इज़ द सम ऑफ 2 फोर्सेज, दैट इज़ ए कोरियोलिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स मैंने वैसे आपको पहले बताया ही है कि कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस वर्ड जो लग जाता है एक्सेलरेशन के साथ या फोर्स के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब आपका फ्रेम रोटेटिंग है, और जो उसके ऊपर, सपोज करो यदि आपकी बात करें कि आप रोटेटिंग फ्रेम के ऊपर ही खड़े हो, बट आप खड़े नहीं हो, रेस्ट पे नहीं हो, खुद आप मूव कर रहे हो, फ्रेम भी रोटेट करो और आप भी उस फ्रेम के ऊपर मूव कर रहे हो, तब आपकी कोरियोलिस फोर्स लगती है वहाँ पे, ठीक है ना। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, हमेशा आउटवर्ड द सेंटर लगती है, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट एक्सप्रेशन था इसका, आई थिंक समझ आया होगा। किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है बच्चे। ओके, थैंक यू।